गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड दीक्षांत। सर, सो ये हमारी पहली क्लास सेकंड क्लास है बेसिकली हिंदू एनालिसिस की, जो हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे। हमारी सेकंड क्लास है। तो सर देखिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, हमारी पहली क्लास जो है ख़राब हो गई थी। ठीक है। मैंने बाद में वीडियो चेक की तो उसकी साउंड सही से नहीं आ रही थी। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आज मैं सेकंड क्लास ले रहा हूँ। पहली क्लास तो जाहिर है कि आपको अच्छी नहीं लगी होगी सर, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें साउंड जो है वो सही नहीं थी। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, दैट वाज डिस्ट्रॉयड, राइट। सो आज से दूसरा मौका है दूसरी क्लास लेने का। तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं सर। खबरों का जाल जो है बहुत ज़्यादा है, खबरें हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एंड वक्त हमारे पास कम है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत मराली। ठीक है। अभी मैं एक सब ऑफिसर के तौर पे CAPF में काम कर रहा हूँ। एंड in addition to that, I am also preparing for UPSC civils, right? And it has been couple of years since I'm preparing for the same. ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अ, ये हमारे पास पहली न्यूज़ है। एक बार आप मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा कलर ले आते हैं, ये ठीक है। तो हम पहली न्यूज़ देख लेते हैं। वैक्सीन सेफ, इग्नोर रूमर्स, सेज PM, राइट। तो देखिए सर, मैं कुछ चीज़ें वैक्सीन की जो है आपको पहले बता देता हूँ। वैक्सीन के बारे में बता देता हूँ सर। देखिए, बेसिकली इंडिया में जो है सर, हम दो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो पहली वैक्सीन है वो है कोविशील्ड, और जो दूसरी वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो है कोवैक्सिन। ठीक है। कोवैक्सिन बनाई है सर आपकी भारत बायोटेक ने। आप मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा सर। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना तो हम इस लेक्चर से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो कोविशील्ड है, वो बनाई है दो कंपनी ने। एक है ऑक्सफोर्ड प्लस एस्ट्राजेनेका ने। ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि सर दो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये तो आप समझिए कि हम दो वैक्सीन यूज कर रहे हैं, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सिन। ठीक है सर। अब क्या है सर कि अब समस्या ये है इन कोविशील्ड और कोवैक्सिन में कि अब ये तो आपका ये हो गया। ठीक है। अब बात, कोई ऐसा कलर चूज करता हूँ सर जो चल रहा हो इसमें। शायद मैंने एक स्लाइड गलत कलर में ले ली है। चलिए फाइनली कोई कलर मिल गया मुझे। चलिए, अब देखिए इंडिया में क्या होता है ना सर। इंडिया में सर तीन चीजें होती हैं। इंडिया में सर क्या होता है, इंडिया में तीन चीजें होती हैं। इफ इन केस कोई वैक्सीन आती है सर, देखिए इंडिया का सीन देखिए ऐसा होता है। इफ इन केस कोई वैक्सीन आती है तो सबसे पहले सर उसका क्या होता है, उसका होता है प्री ट्रायल। ठीक है। देन फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल। दैट इज लाइक, मानिए फॉर एग्जांपल कोई वैक्सीन मार्केट में आई, तो पहले उसका प्री ट्रायल होता है जो कि बेसिकली एनिमल्स पे करते हैं हम। ठीक है। इसके बाद उस दवाई का फेज 1 ट्रायल होता है, देन फेज 2 ट्रायल होता है, एंड देन फेज 3 ट्रायल होता है। ये इंसानों में होता है। वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स होते हैं उन पे ये ट्रायल किए जाते हैं। इन तीनों ट्रायल के बाद CDSCO, जिसकी फुल फॉर्म जो होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख नहीं रहा हूँ, जो लिख रहा है वो लिख सकता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है, ये एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बनाता है। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI को देती है, और देन DGCI जो है इसको अप्रूवल देता है। ठीक है। तो इन शॉर्ट इंडिया में वैक्सीन आने का ये तरीका है। पहले वैक्सीन, फिर प्री ट्रायल, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3। देन CDSCO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, बेसिकली ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है। ये क्या करती है, ये एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। ये कमेटी जो है अपनी रिकमेंडेशन जो है डायरेक्टरेट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को देती है, एंड देन ये उसको अप्रूवल देता है। अब देखिए इसमें मुद्दा क्या आ रहा है सर। मुद्दा ये आ रहा है, जो कोविशील्ड है, जो कोविशील्ड है, इसका तो फेज 3 ट्रायल जो है, फेज 3 ट्रायल तक जो है
वो भारी हुआ था, ठीक है। एंड इसको फिर हमने अप्रूवल दे दिया। कोविशील्ड जो बाहर की जो दवाई हमारी SII ने बनाई है, मैन्युफैक्चर की है, इसका कुछ ट्रायल तो यहाँ पर हुआ है, बट इसका मोस्ट ऑफ द ट्रायल जो है फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो है बाहर हुआ है। और बाहर के रिजल्ट को देख के हमने यहाँ इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। किसे? कोविशील्ड को। मतलब इन शॉर्ट इसकी एफिकेसी एटलीस्ट हमें मालूम है। वेरी लाइक कोवैक्सीन का अभी फेज 2 ट्रायल हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, फेज 3 प्रोसेस में है, ठीक है। अब मानिए एक ऐसी दवाई जिसका फेज 2 ट्रायल अभी हुआ है, उसका रिजल्ट जो है प्रोसेस में है, और वेरिन लाइक फेज 3 अभी चल रहा है, ठीक है। ऐसी दवाई को अप्रूवल देना अपने आप में कंट्रोवर्सीज को बुलाता है। आई गेस आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई सर। इंडिया में 2 वैक्सीन अभी मार्केट में आई है, एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। कोविशील्ड एक ऑक्सफोर्ड की कंपनी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है उसने बनाई है, और इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। वेरएस कोवैक्सीन जो है इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। अब क्या है कि जो कंट्रोवर्सीज है वो कोवैक्सीन के इर्द गिर्द है। क्यों इर्द गिर्द है? क्योंकि इंडिया में वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है ये मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर, कैसे कैसे क्या क्या होता है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये हुआ है जो फेज 2 ट्रायल है वो हो चुका है, इसका रिजल्ट जो है अभी नहीं आया है। वेरिन लाइक फेज 3 ट्रायल जो है वो अभी कंटिन्यू है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड देन ऑल्सो आपने इसको अप्रूवल दे दिया। या तो ये हैस्टीनेस है, या तो गवर्नमेंट श्योर है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी अभी एक दिन पहले ही जो है वैक्सीनेशन ड्राइव कंट्री में शुरू हो गया था। कुछ लोगों को छोड़ के, इनफैक्ट उन लोगों को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट अगर हम परसेंटेज के वाइज देखें। बाकी अभी तक एज सच कोई इसका साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये दोनों दवाइयां जो है इट विल हेल्प इन इरेडिकेटिंग द कोविड-19 और इकोनॉमी की रिकवरी अच्छी होगी। दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन वैक्सीन। अब बात करते हैं सर आज के न्यूज की। एक मिनट दीजिएगा सर, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग भी सही चल रही है नहीं चल रही है। चलिए सर, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आज के न्यूज की। सर मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, यहाँ आप देख सकते हैं मोदी जी ने कहा है, यहाँ पर मोदी जी ने कहा है, अब सुनिए सर मैं बोलूंगा आप समझिएगा। हुआ क्या है कि हम जो वैक्सीन का हमारा पहला फेज है उसमें हम अराउंड 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है वैक्सीनेट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड सर, 3 करोड़, अंडरस्टैंड, 3 करोड़ वर्कर्स को हम कर रहे हैं वैक्सीनेट। समझते हैं सर आप? 3 करोड़, 3 करोड़ वर्कर्स को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। और इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि 100 कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 करोड़ भी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग जो है 3 करोड़ वर्कर्स को जो है वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा हम एक बार में लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने आप में सर बहुत बड़ी ड्राइव है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट हमें अपनी गवर्नमेंट पे इस बात पे प्राउड होना चाहिए सर, ठीक है। इररिस्पेक्टिव गवर्नमेंट किसकी भी है, इसमें प्राउड फील हमें होना चाहिए। और सेकंड फेज में मोदी जी बता रहे हैं या गवर्नमेंट बता रही है कि वो 30 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। कितने लोगों को? 30 करोड़ को। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन 30 करोड़ से ऊपर है। वो कौन कौन सी है? यूएस, चाइना एंड इंडिया। अब आप सोचिए इनके अलावा जो भी कंट्रीज है सबकी पॉपुलेशन 30 करोड़ से कम है। और जो हमारा सेकंड ड्राइव हमारा शुरू होगा उसमें अराउंड हम 30 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। तो समझिए सर अपने आप में कितना बिगेस्ट प्रोग्राम है। और बाय फार इसे हम कह सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बाय फार इसे हम कह सकते हैं, ठीक है सर। तो आई होप इस न्यूज को हमने पूरा खोल के देख लिया है। ऐसा इस न्यूज में और तो कुछ नहीं है। बाकी सर जितने ये कंट्रोवर्सीज फॉलो कर रही है ना सर कोवैक्सीन या भारत बायोटेक को लेकर, तो सर ये मत भूलिए कि जब कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी बेसिकली मैं कुछ टाइम पहले आपकी ये योजना पढ़ रहा था, स्पेशल एडिशन आया था योजना का जनवरी में, तो उसमें कुछ आंकड़े थे जो मुझे अभी याद है। इनफैक्ट ये एक एज एन इंडियन मुझे बड़ा ही गर्व फील कराते हैं। जब आप मतलब एक मिनट समझिए सर कि जब कोविड-19 इंडिया में आया था तो
कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए या इसका सैंपल टेस्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक लैब थी सर। इट वाज जस्ट वन लैब और वो आपकी थी, इट वाज जस्ट वन लैब, वो हमारे पास सिर्फ एक लैब थी सर। हमारे पास सिर्फ एक लैब थी और वो लैब हमारी थी सर एनआईवी पुणे में। ठीक है, एक लैब थी हम पे। और आज देखिए सर, आफ्टर सो मेनी थिंग, आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स ऑफ कोलैबोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे पास आज 2100 लैब्स हैं सर इंडिया में। तो आई गेस इट्स एन अचीवमेंट सर। वो भी ऐसी कंट्री इंडिया जहाँ पर रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, वहां पर वी हैव रियली बिल्ड अप, हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को रियली एनहेंस किया हुआ है सर। कहाँ से? एक लैब से लेकर जो एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो हमारी लैब थी, उससे बढ़ाकर हमने 2100 लैब बनाई है। और एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूँ सर, विच विल रियली मेक यू फील प्राउड। जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था सर, तो उस टाइम जो टेस्ट थे हमारे, हम 1000 टेस्ट करते थे सर पर डे। और आज देखिए सर, टू बी रियली ऑनेस्ट, आज हम अराउंड कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ फिगर, आज हम अराउंड कर रहे हैं 14 लाख टेस्ट पर डे। तो isn't it great? It is something that we should be really feel proud of, right? We should really feel proud of, to be really honest, right? चलिए सर, तो इस न्यूज के बारे में यही था सर। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आई गेस ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सर आपके लिए। चल क्या रहा था वो इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी यहाँ पर जानकारी दे दी है। ठीक है, तो आई होप ये न्यूज आपके लिए क्लियर हो गई होगी। फिर हम सेकेंड न्यूज में आते हैं सर। हाँ, ये भी थोड़ा, इसके इर्द गिर्द भी थोड़ी कहानी घूम रही है सर। आप जो हमारे दोस्त करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है सर। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है, व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है। अब ये बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी है क्या? ठीक है, इसमें एक बार देख लेते हैं सर, मुझे एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब है क्या सर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में? एक मिनट दीजिए। ठीक है, अब इसमें सर कुछ नहीं है। अब क्या है कि आप समझिए, पहले तो सर मैं न्यूज पढ़ लेता हूँ। व्हाट्सएप ने जो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी जो रोल आउट करने वाला था, इसने शिफ्ट कर दिया है मई 15 तक। ठीक है, मई 15 तक इसने शिफ्ट कर दिया है। पहले इसने कहा था कि मैं 8 फेब तक वेट करेंगे, उसके बाद हम सारे अकाउंट जो है वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, जो नहीं मान रहे हैं। लेकिन फिर भी एज एन लाइक बड़ा ऑफेंसिव कमेंट इन्होंने किया था अपनी वेबसाइट में कि दोज हु आर नॉट विलिंग टू शेयर द डेटा, देयर अकाउंट विल गेट डीएक्टिवेटेड। ये बड़ा ही ऑफेंसिव कमेंट था जो व्हाट्सएप ने यहाँ पर किया था। अब ये कह रहा है कि नो वन विल हैव देयर अकाउंट सस्पेंडेड और डिलीटेड ऑन फेब 18। ठीक है, अब ये न्यूज है क्या सर? बेसिकली न्यूज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंपॉर्टेंट है कि न्यूज थी क्या। ठीक है सर, देखिए व्हाट्सएप, एक तो व्हाट्सएप है जो मैं और मेरा दोस्त करते हैं। ठीक है, ये मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है। ठीक है, अब मैंने व्हाट्सएप चैटिंग में कुछ मेरा मैसेज मैंने किया, मैंने मैसेज इसे भेजा। ठीक है, अब जो मैसेज मैंने इसे भेजा, अब सर ये होता है कि ये एंड टू एंड ट्रांसक्रिप्टेड होता है। ये होता है एंड टू एंड ट्रांसक्रिप्टेड। इसका मतलब ये होता है मैसेज में क्या है, क्या लिखा है, ये कोई नहीं जान सकता। ये कोई नहीं जान सकता, ना मेरे और मेरे दोस्त के अलावा ये कोई नहीं जान सकता, ना ही व्हाट्सएप और ना ही कोई ऐसी संस्था जिसको व्हाट्सएप अपना डेटा प्रोवाइड करता हो। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस सर, कोई भी बंदा दूसरे बंदे को एसएमएस करता है तो एसएमएस में क्या लिखा है ये कोई नहीं जान सकता। ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये मैसेज जो है एंड टू एंड ट्रांसक्रिप्टेड होता है। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप के पास कुछ जानकारी होती है, आप कहां से मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्लेस क्या है। सेकंड, व्हाट्सएप पे जानकारी ये भी होती है कि आपका नंबर क्या है। ठीक है, किसे किया है, टू whom। ठीक है, चौथा, व्हाट्सएप पे ये जानकारी भी होती है जिसको किया है उसका नंबर क्या है। मतलब बेसिकली मैसेज के अलावा जो जानकारी है व्हाट्सएप पे वो होती है। ठीक है, तो मैसेज तो नहीं पढ़ पाएगा व्हाट्सएप, लेकिन उसके अलावा आपने किसे मैसेज किया है, ठीक है, नंबर क्या है आपका, किसे किया है, क्यों किया, मतलब प्लेस कहाँ से कर रहे हैं, ये सब व्हाट्सएप पे जानकारी होती है। आई होप आप समझ पाएंगे सर। पूरा मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा, एक इंट्रो में आपको दे दूंगा। ये हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप होता है सर। एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, ये भी व्हाट्सएप के तौर पे ही होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि मैं हूँ
मैं सोचता हूँ सर, ये सिर्फ हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ सर, मैं इस चीज को आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि मैं सोचता हूँ कि चलो हम्म, मैं बेडशीट बेचता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि मैं बेडशीट बेचता हूँ, तो मैं बाजार से बहुत सारा बेडशीट का स्टॉक ले आता हूँ, ठीक है। या मेरी शॉप में बहुत सारी बेडशीट्स हैं, तो उसकी मैंने फिक्स ले ली है, ठीक है। और मैंने अपनी दुकान के आगे से एक बोर्ड भी लगा दिया है, अगर कोई मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहता है विदाउट कमिंग टू माय शॉप, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकता है। अब ये क्या हुआ सर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, ये एक तरह से बिजनेस अकाउंट हो गया। ये एक तरह से क्या हो गया सर, ये एक तरह से हो गया बिजनेस अकाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, जो बंदा मुझसे डील करेगा, फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, अब कोई भी बंदा मुझसे डील कर रहा है, मुझसे डील कर रहा है, तो डील में क्या है, कैसा है, ये भी सब क्या होता है, एंड टू एंड ट्रांसक्रिप्ट होता है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। नहीं 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 नहीं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया में ज़्यादा फॉलो नहीं होता है बिजनेस अकाउंट, टू बी रियली, ठीक है। अगर मैं सही बताऊं तो होता क्या है कि मानिए मैंने इससे डील की, हम पेमेंट की, जो भी हुआ, इसने मुझे आइटम डिलीवर कर दिया, ठीक है। वैसी मैं जो हूँ, वैसी जो मैं कस्टमर हूँ, वैसी मैं किसी और से भी डील करता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, व्हाट्सएप जो है, जो व्हाट्सएप याला डेटा है, बिजनेस अकाउंट का डेटा, ये शेयर करेगा एफबी के साथ। अब देखिए सर, इसके नुकसान क्या, इसके फायदे क्या है। एफबी को ये पता लग जाएगा कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रहा हूँ बेडशीट, यहाँ मैं ले रहा हूँ पेन, ठीक है। हो सकता है कहीं मैं कुछ और ले रहा हूँ, तो जब भी मैं अपना एफबी खोलूंगा ना, उसके ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट आएगा, पेन का, बेडशीट का, ठीक है, और इन सब चीजों का, जो जो कि मैं परचेस कर रहा हूँ। इन शॉर्ट, व्हाट्सएप जो बिजनेस अकाउंट होल्डर है, उनकी चैटिंग किसी भी कस्टमर के साथ अब प्राइवेट नहीं रह जाएगी। ये पूरी चैटिंग जो है वो शेयर होगी किसके साथ में, एफबी के साथ में, फेसबुक के साथ में। और इससे क्या होगा, फेसबुक के पास एक बहुत सारा डेटाबेस आ जाएगा। और समझिए सर, अभी की जो सिचुएशन है, जहाँ को हमारा ये एरा हेड कर रहा है, आने वाले टाइम पे जो मेन हमारे पास जो गोल्ड होगा ना, गोल्ड, वो हमारे पास डेटा ही होगा, डेटा ही गोल्ड होगा सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है सर, ये सब डेटा है, ये सब डेटा पे काम करेंगे, और डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए, एफबी को जो है, फेसबुक को जो है, व्हाट्सएप से डेटा मिल गया बिजनेस अकाउंट का, कि एक बंदा है, ऐसे एक बंदा है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे बंदे हैं, ये एक बंदा है, ऐसे 100 बंदे हैं जो कि ये प्रोडक्ट जो है खरीद रहे हैं, रेगुलरली खरीद रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट है इनका, ये यहाँ पर है, इस कंट्री में है, फलाना ढिकलाना जो भी आपका है। फेसबुक के पास पूरा डेटा आ गया। अब फेसबुक के पास पूरा डेटा आ गया, अब क्या होगा, अब फेसबुक जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या करेगा, जब जैसे ही वो बंदा अपने फेसबुक आईडी खोलेगा या कुछ फेसबुक आईडी खोलेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है उसके उसमें एडवर्टीजमेंट आएंगे। किस चीज के आएंगे, यही चीज जिसमें कि वो इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, बेडशीट के ऐड आएंगे, पेन के ऐड आएंगे, और भी जो चीजें वो लोग खरीद रहे हैं उनके ऐड आएंगे। इससे क्या होगा, फेसबुक जो है पूरी की पूरी मार्केट को जो है कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और इससे क्या होगा, उसकी मोनोपोली बढ़ेगी। मोनोपोली से ज्यादा महंगा क्या होगा सर, उस पर डेटा इकट्ठा हो रहा है, उस पर डेटा जो है इकट्ठा हो रहा है। तो इन शॉर्ट, आई होप आपको ये न्यूज जो है इस चीज का समझ में आया होगा। बात करता हूं मैं इस चीज की, जो कि है प्राइवेसी पॉलिसी। जो ये प्राइवेसी जो कि ये जो नॉर्मल व्हाट्सएप है, जो बाकी ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है, ये भी अब जो है, ये डेटा जो है, ये भी अब जो है हमारा व्हाट्सएप फेसबुक से शेयर करेगा। पहले क्या था कि व्हाट्सएप जैसे हम डाउनलोड करते थे, तो व्हाट्सएप हमसे पूछता था कि आपको अपना डेटा फेसबुक से शेयर करना है या नहीं करना है, तो वो आपके ऊपर था। लेकिन अभी क्या है, ये कंपलसरी बेसिस पे आपका ये डेटा आगे शेयर करेगा। ये मतलब ये डेटा आप कहाँ पर है, किस जगह पे है, किसे एसएमएस कर रहे हैं, क्या एसएमएस कर रहे हैं, ये नहीं, किसे एसएमएस कर रहे हैं, किस जगह पे है, वो नंबर जिस पे आपने एसएमएस किया वो किस जगह पे है, तो ये डेटा आपका शेयर हो जाएगा। प्लस जो ये बिजनेस अकाउंट का डेटा है, ये भी आपका शेयर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इन शॉर्ट, डेटा कहीं ना कहीं कंपाइल पाइल अप हो रहा है, कहीं ना कहीं डेटा जो है वो पाइल अप हो रहा है, किसके पास, फेसबुक के पास। और जो डेटा जो है वो पाइल अप हो रहा है फेसबुक के पास, तो इट इज अ रियली बैड न्यूज, सिंस आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाला हमारा एरा है, वो पूरा का पूरा जो है डेटा बेस्ड है, ठीक है। तो यही पूरा एक सिनेरियो था डेटा का। और समझिए, हमारे लिए इतनी चिंताजनक बात इसलिए नहीं है, समझिए सर, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में बहुत कम ही यूज होता है। हम जो यूज करते हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इंडिया में हम बहुत रेयरली ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप इस न्यूज का हमने
थोड़ा सा जो है खोला होगा इस न्यूज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही न्यूज आ गई है, वैक्सीन डिलेमा है कोवैक्सीन को लेकर। ये मैंने पहले ही न्यूज में समझाया था आपको कि कोवैक्सीन को लेकर वैक्सीन का डिलेमा क्या है, कि क्यों दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है। फेज 3 का फेज 2 ट्रायल जो है अभी हो गया है, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, ठीक है। जो इसका फेज 3 है वो क्या है, वो कंटिन्यू है अभी, और अप्रूवल भी दे दिया है। तो क्या है सर, ये हेस्टीनेस है या जल्दीबाजी है, यू नेवर नो। तो लेट्स सी सर, अभी तक तो कोई ऐसा कोई रिजल्ट तो आया नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है सर, ठीक है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सर ये अच्छी न्यूज़ है, हम आईएएस जो कि आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या है सर, फ्री आईएएस कोचिंग फॉर पुअर लॉन्च इन केरला। देखिए वैसे भी केरला जो है हमारे अपने लोगों के लिए, इन शॉर्ट मैं सच कोई किसी भी स्टेट की कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, बट जिस स्टेट की गवर्नेंस अच्छी होती है उसकी तारीफ करना नॉर्मल है। केरला बीच में भी मतलब टाइम बहुत पहले से ही अपने अपने जो बच्चों के लिए नई नई स्कीम्स लाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी ऑनलाइन टीचिंग का कुछ जब ये कोविड का वो था, जब कोविड चल रहा था, पीक पे था, तो उस टाइम ऑनलाइन टीचिंग जो था हर कोई जो है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया सर, उन्होंने टीवी में ही क्लासेस शुरू कर दी, जिससे गरीब बच्चा जो है एक्सेस कर पाए एजुकेशन को, कोई एजुकेशन से दूर ना रह पाए। उसी अपने एफर्ट्स को आगे जारी करते हुए केरला ने क्या किया है सर, केरला ने क्या किया है, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगा सर ये सिविल सर्विसेज को एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को के लिए। 10,000 जो स्टूडेंट है मेरिटियस, मतलब जो मेरिट वाले स्टूडेंट है 10,000, लेकिन जो फाइनेंशियली पुअर है अक्रॉस केरला, उनको जो है फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगा। और इसका नाम होगा आपका वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम। वन, इसकी आप याद रखिएगा, शायद पे ये पीटी में पूछ सकता है सर, चांसेस कम है, लेकिन ये आ सकता है कि कौन सी स्टेट हैज लॉन्च वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम, ठीक है, इन विच इट इज गोइंग टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब पीटी में आ सकता है, क्योंकि सिविल सर्विस का नाम आ गया है, तो इफ इन केस ये अपने आप में ऐसा कोई पहला इनिशिएटिव है, फर्स्ट इनिशिएटिव है, तो हो सकता है कि इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कुछ अच्छी न्यूज है, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्टर राइट टू सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है, एक अच्छी न्यूज है। अब क्या है ना सर, देखिए अब मैं पहले कुछ आपके लिए कुछ बैकग्राउंड से कुछ हिस्ट्री देख लूं सर, ठीक है। एक हिस्ट्री में आपके बैकग्राउंड के एक हिस्ट्री में आपके लिए टाइमलाइन खींच देता हूँ कि आंध्र प्रदेश में हो क्या रहा है, हमेशा क्या होता है। देखिए सर, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दोनों में जो है वाटर डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, हुआ नहीं है, चल रहा था। जब से ये तेलंगाना सेपरेट हुआ है आंध्र प्रदेश से, तो इनके बीच में एक वाटर डिस्प्यूट है। कौन कौन सी रिवर को लेकर है सर, एक है गोदावरी और एक है आपकी कौन सी रिवर, एक है आपकी कृष्णा, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा। अब गोदावरी और कृष्णा का जो रूट क्या है, गोदावरी और कृष्णा का जो रूट है, पहले एक बार हम वो ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है, देन हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। अब देखिए गोदावरी और कृष्णा का जो रूट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ, मैप नहीं आपका। ये देखिए आप सब जानते होंगे सर, ये है आपका महाराष्ट्र, ये है आपका कर्नाटक, ये आपका कौन सा है, तमिलनाडु, ये केरला है, ये बताइए कौन सा है, ये है आंध्र प्रदेश, और ये है कौन सा, ये है तेलंगाना, ठीक है सर, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए सर, जो गोदावरी है ना, गोदावरी आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को छूते हुए वो आंध्र प्रदेश में गिरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को छूते हुए मान लीजिए आंध्र प्रदेश में गिरती है, ठीक है। रफ आइडिया दे रहा हूँ सर मैं, शायद मैं गलत, थोड़ी ड्राइंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप बिल्कुल इसमें टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे होता है, छत्तीसगढ़ को छूती है और आंध्र प्रदेश में गिरती है, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए हम लोग, ठीक है, ये है गोदावरी। अब कृष्णा की बात करते हैं सर, कृष्णा कहाँ से कहाँ आती है, कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक जाती है, कर्नाटक से क्या होता है सर, तेलंगाना को जाती है, कर्नाटक से निकलती है तेलंगाना को, ठीक है,
नहीं, महाराष्ट्र से निकलती है ये कर्नाटक, कर्नाटक से जाती है। नहीं नहीं सर, हम कुछ गलत कर रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, हम शायद यहाँ पर कुछ गलत कर गए हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक बार इसका पाथ जो है ट्रेस कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे, हम यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा। देखते हैं, आइए देख लीजिए। देखिए, जो हम पहले बात कर रहे थे सर गोदावरी की, गोदावरी जो है महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। तेलंगाना महाराष्ट्र से निकलती है। नहीं सर, ये कुछ तो गड़बड़ी इसमें है सर। गड़बड़ी इसमें ये है कि ये मैप जो है, इस मैप में जो है डिवीजन ही नहीं हुआ है सर स्टेट्स का। इस मैप में जो है वो डिवीजन ही नहीं हुआ है सर स्टेट्स का बेसिकली, अगर मैं कहूँ ताकि मैं सोचूं कि थोड़ा दिक्कत कहाँ से आ गई, क्योंकि इस मैप को मैंने गलत डाल दिया है सर, ये मेरी तरफ से गलती हो गई है, क्योंकि इसमें जो है ये तो छत्तीसगढ़ हो गया सर, ठीक है। तेलंगाना स्टेट आपका यहाँ कहीं बना है, तो इसमें तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। चलिए मैं आपको उसी में समझाता हूँ जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें भी हम आ जाएंगे। बेसिकली गोदावरी ना, जो गोदावरी नदी है, मैं ही लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जो गोदावरी नदी है वो क्या होती है, ये सर निकलती है बेसिकली महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलती है, देन तेलंगाना जाती है, देन छत्तीसगढ़ को सिर्फ टच करती है, ठीक है, एंड देन आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में गिरती है, ठीक है। वेरी लाइक जो कृष्णा नदी है, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर। जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है, नीचे जाती है कर्नाटक, ठीक है, फिर तेलंगाना में निकलती है, एंड देन आंध्र प्रदेश। समझ रहे हैं सर आप, ये दो इसके रूट्स हैं। अब गोदावरी और कावेरी में हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है, रिवर वाटर डिस्प्यूट रहा है कि ये होता क्या है ना सर। मैं उस इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सर इतना बताऊंगा कि ये दोनों जो है, ये दोनों जो नदियां हैं, इसमें क्या होता है, कभी आंध्र प्रदेश जो है कुछ डैम बना देगा, कभी तेलंगाना डैम बना देगा। इससे क्या होगा, पानी का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, और अगर पानी का फ्लो रुक जाएगा तो डिस्प्यूट अपने आप ही उठ जाएगा सर। तो डिस्प्यूट जो है वो अपने आप ही उठ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर कोई ना कोई नदी में काम कर रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर पार्टी, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो उठेगा उठेगा। चलिए सर, हम टेक्निकल में नहीं घुसते हैं, एक सेकंड में पहले चेक कर लो कि हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। ये हमारी पूरी मेहनत फालतू जानी है? नहीं सर, ठीक है, अभी तो ठीक है। देखिए, इन शॉर्ट वाटर डिस्प्यूट में क्या है, मैं लिखने का मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। वाटर डिस्प्यूट में क्या है सर, कि तेलंगाना जब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तो एक आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 2014 का, ठीक है। वो एक्ट में अभी हम आएंगे। इससे पहले क्या है कि वाटर डिस्प्यूट में ये कहा गया, ये होता है कि अगर एक स्टेट दूसरा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, इसका मतलब ये है कि कोई रिवर जो बह रही है उन स्टेट के बीच में, एक स्टेट जो है बिना स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, एक स्टेट दूसरे स्टेट को कॉन्फिडेंस में लिए बिना उस रिवर में कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना रहा होगा, जिससे कि उस स्टेट्स को आपत्ति है या उस स्टेट को कहीं ना कहीं उससे लॉस हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, एक वाटर डिस्प्यूट होती है। इसको हटाने के लिए सर क्या हुआ था, एक हमने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं सर, एक्ट 2014, ठीक है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 जो हमने पास किया था, इसमें कहा था सर एक एपेक्स काउंसिल होगी, एक एपेक्स काउंसिल होगी जो कि सुपरवाइज करेगी दो चीजों को, किसको, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को, और किसे, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को। समझ रहे हैं आप, ये कहता है कि एक एपेक्स काउंसिल होगी जिसको जो सुपरवाइज करेगी, जो जो मॉनिटर करेगी किसे, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को और कावेरी रिवर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को। और इसका हेड कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अभी हम उसे कह सकते हैं जल शक्ति मिनिस्टर, जो नाम चेंज हो गया है, जो हमारे हैं गजेंद्र, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है ना सर, अभी अपेक्स काउंसिल बन गई, इसके हेड जो है हमारे जल शक्ति मिनिस्टर है, और इसमें मेंबर्स भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो इसके मेंबर्स होते हैं, ये जीआरएमबी गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और केआरएमबी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को जो है सुपरवाइज करती है। अब होता क्या है ना सर, कोई भी अगर कोई भी पार्टी, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, कोई भी पार्टी इन डिस्प्यूटेड वाटर्स में कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है, तो पहले उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट of all the new projects taken by the two governments किसे सबमिट होती है, एपेक्स काउंसिल को सबमिट होती है, और एपेक्स काउंसिल उसमें अपना फाइनल डिसीजन लेती है। समझ रहे हैं, पहले वो पूरी रिपोर्ट जो है एपेक्स काउंसिल को सबमिट होती है, और एपेक्स काउंसिल उसमें जो है अपना फाइनल डिसीजन लेती है। समझ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है,
कुछ प्रोजेक्ट, अभी आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ये मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अराउंड 19 न्यू प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश जो है बना चुका है, लेकिन उसने कोई भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। किसे? एपेक्स काउंसिल को। वेरिन लाइक तेलंगाना ने 15 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसने भी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो ये कह रहा है कि इससे जो है डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल जो है, प्लीज नहीं, एक तरह से बता रहा है कि आप एज सुन एज पॉसिबल से राइट रिटर्न में दिया है सीएम्स को कि जल्दी से जल्दी जो है इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बनाई जाए, भेजी जाए, जिससे कि हम इस पर एक्शन ले पाए, इसको मॉनिटर कर पाए। ठीक है सर, ये तो इट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। बाकी इन शॉर्ट अगर मैं इसको, इस न्यूज को मैं समराइज करूं, तो देखिए इधर दो स्टेट है, दोनों स्टेट को हमने अलग कर दिया था, तो कुछ रिवर डिस्प्यूट हो गया था, रिवर कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में। जो आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 है, उसके हिसाब से क्या होगा, एक एपेक्स काउंसिल होगी जो कि मॉनिटर करेगी या सुपरवाइज करेगी किसे? गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को, और कावेरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को जो है हेड करेगी। और इसका जो हेड होगा वो हमारा जल शक्ति मिनिस्टर होगा, या मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले दोनों पार्टी जो है अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी एपेक्स काउंसिल को, और जो एपेक्स काउंसिल है वो अपना फाइनल डिसीजन लेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया? अब सर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जिस बात को मैं ही ज्यादा ही अच्छा लगता है बताना मुझे। देखिए सर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है आपकी, ठीक है, जो आपकी इंटर स्टेट वाटर वाटर डिस्प्यूट है सर, मैं पॉलिटी में जाऊंगा, आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है सर, ठीक है, ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर है। ये कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट, मतलब कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है पार्लियामेंट ही लॉ से लॉ बना के, मैं हिंदी में ले देता हूं सर, पार्लियामेंट लॉ बना के एजुकेट करेगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना के एजुकेट करेगा कोई भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आती है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। सेकंड जो है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा। कोई भी सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड चीज ये है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वो उसमें इनकी अथॉरिटी बिल्कुल नील हो जाएगी। ठीक है, तो आई गेस इतना आपको समझ में आ गया है सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप और ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ये बताया है सर कि आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट जो भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आएगी, पार्लियामेंट ही उसे जो है लॉ बना के एजुकेट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, फिर क्या किया सर, इसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने दो लॉ बनाए सर। ठीक है, पहला बनाया पार्लियामेंट ने सर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 1956, और दूसरा बनाया सर रिवर बोर्ड 1956। ठीक है, समझिए सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी जोड़ रहा है, और ये ऐसा मैटर है जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, क्योंकि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट तो हमारे देश में कॉमन है सर। ठीक है, चाहे वो यमुना को लेके आप ले लीजिए, दिल्ली हरियाणा के बीच में, ठीक है, पंजाब हरियाणा में ले लीजिए आप। ठीक है, तो बहुत सारे ये इश्यूज हैं जो कि बहुत कॉमन है, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा सर। ठीक है, एक बार समझाने के बाद मैं इस पूरे इशू को एक बार समराइज कर दूंगा, जो कि बाद में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है सर। ठीक है, अब थोड़ा सा देर कीजिएगा सर मेरे साथ में। और अभी हमारी क्लास को सर, अभी कितना समय हो गया है, ज्यादा लंबी क्लास में नहीं लेना चाहूंगा सर, क्योंकि इसमें आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये है रिवर बोर्ड 1956 कंस्टिट्यूट किया था लॉ से, और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो था 1956 ये भी कंस्टिट्यूट किया था। रिवर बोर्ड में क्या था सर, जो अभी हमने पढ़ा था, रिवर बोर्ड में था, जैसे दो रिवर बोर्ड बना दी हमने, जैसे हमारा एक गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की हमने बात की थी, और दूसरी हमने बात की थी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। ये बेसिकली रिवर बोर्ड इसलिए बनाए जाते थे कि ये स्टेट को जो है एडवाइस कर सके। ठीक है, ये स्टेट को जो है एडवाइस कर सकते थे। ठीक है, स्टेट की ही एडवाइस बनाए गए थे, और जिससे कि स्टेट की ये हेल्प कर सके या स्टेट को एडवाइस कर सके।
ठीक है। और ये इंटर स्टेट में क्या था कि गवर्नमेंट जो है एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाएगा, ट्रिब्यूनल बना सकता है, ठीक है। अब देखिए, और जो उसका डिसीजन होगा ना, जो उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। समझिए सर, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, हमने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पर, हमने सबसे पहले सर यहाँ पर ये पढ़ा, हमने एक मिनट रुकिएगा, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि जल शक्ति मिनिस्टर जो है उन्होंने सीएम को लिखा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम को इन्होंने ये लिखा है कि अपनी अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आप जो न्यू प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं गोदावरी और कृष्णा के आसपास, हमें सबमिट कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो है आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, जिससे कि एक वाटर डिस्प्यूट सामने आ जाए। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत एक एपेक्स काउंसिल बनाई गई थी, जो कि मॉनिटर करती थी दो रिवर बोर्ड को, गोदावरी और कृष्णा रिवर बोर्ड को जो है मॉनिटर करती थी। और अगर स्टेट कोई भी प्रोजेक्ट को जो है अंडरटेक करते थे, सीकिंग दी एडवाइस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बोर्ड की एडवाइस को लेके अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक करेंगे, तो पहले उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है किसके पास जाएगी, पहले उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो जाएगी आपकी किसके पास, वो जाएगी आपकी एपेक्स काउंसिल के पास, जिसको हेड करेंगे हमारे जल शक्ति मिनिस्टर, या उस टाइम में कहते थे हम यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और सीएम भी इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं की है, और इसके बावजूद इन्होंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट जो है, जैसे आंध्र प्रदेश 19 प्रोजेक्ट्स, वेरिन लाइक तेलंगाना ने 15 प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी अंडरटेक कर चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी सबमिट कीजिए, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज ना हो, ठीक है। ये तो आपकी न्यूज थी। इसका बैकग्राउंड ये है सर, आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को डील करता है, ये कहता है पार्लियामेंट ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी जगह है जो कि लॉ बना सकता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके पार्लियामेंट ही है जो कि लॉ बना सकता है। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 1, क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ना कोई अदर कोर्ट इसमें अपनी राय देने को बाध्य है, मतलब अपनी राय सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस आर्टिकल की मदद से पार्लियामेंट ने क्या किया, दो लॉ जो है, दो लॉ बनाए, एक बनाया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और दूसरा बनाया रिवर बोर्ड 1956। रिवर बोर्ड पे जैसे हमने गोदावरी और कृष्णा रिवर बोर्ड की बात की थी, अल्टीमेटली ये कुछ नहीं करते हैं सर, ये एडवाइस करते हैं स्टेट को कि कौन से प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, और अल्टीमेट क्या होती है, एपेक्स काउंसिल होती है, जो कि इन दोनों को मॉनिटर करती है। ये हमने पहले देखा। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो होता है, अगर इसमें कुछ होता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक एडहॉक ट्राइब्यूनल बनाया, एडहॉक ट्राइब्यूनल बनाया, और ये ट्राइब्यूनल जो है एक डिसीजन दे सकता है, और इसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, ठीक है। आई होप पूरे की पूरी हिस्ट्री, दी करंट न्यूज आपको पूरा का पूरा जो है समझ में आ गया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जिन मेरे दोस्तों ने ये पढ़ लिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद एक एसएलपी आता है आर्टिकल 136 पे, इसको हम कहते हैं स्पेशल लीव पेटिशन। अगर आपको ये न्यूज समझ में आ गई तो आप वो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी देर आपको कंफ्यूजन लगेगा, और अगर आप समझ गए सर तो कसम से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी आज रात, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, न्यूज हमारी पूरी हो चुकी है, इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। एक मोटी मोटी चीज मैं आपसे और कह देता हूँ अभी, ठीक है। जो जो गोदावरी रिवर है वो आपकी निकलती है त्रिंबकेश्वर से निकलती है, जो कि नासिक के पास है, वेरएस कृष्णा जो निकलती है आपकी महाबलेश्वर से निकलती है। सर ज्यादा समय मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं इसकी पूरी ट्रिब्यूटीज के बारे में आपको बता देता, लेकिन अभी ज्यादा समय मेरे पास है नहीं, तो बिना समय वेस्ट करे हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए सर, देखिए ये एक बॉर्डर रेजोल्यूशन की बात चल रही है, ये न्यूज 3 दिन से आ रही है, तो समझिए जो न्यूज बार बार पेपर में आ रही है, पहले इनकी मीटिंग थी, हम इनके फॉरेन मिनिस्टर की, नेपाल के ग्यावली की, प्रदीप कुमार ग्यावली साहब की मीटिंग थी, ठीक है। यहाँ पर जो मीटिंग इन्होंने की थी, उसमें क्या किया सर, इन्होंने जो है ज्वाइंट कमीशन मीटिंग जो की थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ में, जयशंकर जी के साथ में जो की थी, उसमें इन्होंने जो था बॉर्डर रेजोल्यूशन, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर कुछ बातें उठाई थी, ठीक है। लेकिन इंडियन डेलीगेशन ने, जो इंडिया की तरफ से लोग थे, उन्होंने कमेंट करने के लिए मना किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल मीटिंग होती है सर, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हमारे पास स्पेशल होती है, तो ये डिस्कस उस समय की उस दौरान हम करेंगे, ठीक है। ये तो सर इसका पहला पहलू हो गया, ठीक है। अब सेकंड पहलू, डिस्प्यूट एक्चुअली है क्या, वो आप देख लीजिए, मैंने कल ही बताया था, वो डिस्प्यूट आप देख लीजिए। इस पॉइंट को लेके सर डिस्प्यूट है, जो है काला पानी।
होता क्या है ना, है क्या बेसिकली, नेपाल हैज टू ट्राई जंक्शंस विद इंडिया एंड चाइना, ठीक है। लिपू लेक इन कालापानी, इट इज द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड विद नेपाल, ठीक है। अब ये सब आपको सभी समझ में नहीं आएगा, मैं सिंपल यहाँ कहता हूँ सर, एक ट्रीटी साइन हुई थी 1816 में, 1816 में ट्रीटी साइन हुई थी। जो मेरे दोस्त छात्र हैं किसके, हिस्ट्री के, तो वो बताएंगे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है, 1813 से 1823 तक शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ट्रीटी ऑफ सगोली साइन हुई थी नेपाल और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में। ये अब सगोली का आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या इन्होंने कहा, एक काली रिवर होगी, ये इन्होंने कहा ये काली रिवर है, इस रिवर के इस साइड जो है वो इंडिया की बाउंड्री होगी और इस रिवर के इस साइड जो है वो आपकी ब्रिटिशर्स की बाउंड्री होगी, ठीक है। अब नेपाल मानता है कि काली रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, देखिए ये दिख रहा है, एक काली रिवर की बाउंड्री आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है। अब नेपाल कहता है कि काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो इसके नीचे का जितना भी एरिया है भाई वो हमारा है, और इन्होंने अपने मैप में भी यही शो किया है, ठीक है। इन्होंने अपने मैप में भी सर यही शो किया है कि इसके नीचे का जितना भी एरिया है वो हमारा है, और इन्होंने अपने मैप में भी वही शो किया है। वेर इन लाइक इंडिया का जो मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, जो इंडिया का कहना है कि जो काली रिवर है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, तो इसके ऊपर का जो भी एरिया है वो हमारा है। तो डिस्प्यूट किसको है, डिस्प्यूट लेके है काली रिवर को। और आप जानते हैं सर, रिवर अपना कोर्स जो है बदलती रहती है, तो एज सच अभी इसमें कोई एक कह सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है। बाकी फर्दर डिस्कशन जैसा भी रहेगा हम आपको बताएंगे इसके बारे में। अभी 3 पॉइंट में डिस्प्यूट है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया दोर्रा, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। मैथ का इसमें आपका अच्छा होना चाहिए। याद रखिए सर, यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन पूछने की आदत बहुत है, जो क्वेश्चन जो डिस्प्यूट्स बहुत टाइम तक न्यूज में रहते हैं, और ये बहुत ही अंडररेटेड डिस्प्यूट है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि इसकी मैप लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलग जो न्यूज हमारे पास यही थी कि ग्वाली साहब जो है इन्होंने मीटिंग की थी, कल भी एक ज्वाइंट कमीशन मीटिंग की हुई थी जयशंकर साहब के साथ। और आज जो एक बड़ी बात है ना सर, जो एक टचिंग पॉइंट इसमें था कि कहीं ना कहीं नेपाल जो है अपने रिश्ते जो है इनके साथ, जो नेपाल है कहीं ना कहीं अपने रिश्ते जो है वो सही करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, मिस्टर मोदी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अभी तक जो है इनके साथ कोई भी मीटिंग नहीं की है, इनके साथ कोई भी मीटिंग नहीं की है। और सोर्सेस जो है हिंदू पेपर के, नेपाल डेलीगेशन ने रिक्वेस्ट किया है कि मोदी जी उनसे मिलेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनके फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला साहब, आर्मी जनरल मनोज नरावाने साहब और रॉ के चीफ जो है सामंत गोयल साहब जो है, जब वो काठमांडू आए थे तो उनसे केपी ओली साहब जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, उन्होंने एक मीटिंग की थी। तो इसको ध्यान में रख के वो चाहते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो भी उनसे मीटिंग करें। बट समझिए सर, कहीं ना कहीं खटास तो है सर रिश्तों में, अगर नहीं होती तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है मीटिंग करते। लेकिन सर हम एक साथ में श्योर भी नहीं हो सकते, क्योंकि समझिए सर, अभी एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इंडिया में चल रहा है, हो सकता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां पर बिजी हो, राइट। तो जैसा भी है, जो इस आर्टिकल में था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अभी इसको छोड़ता हूँ सर मैं न्यूज को। ये एक छोटी सी स्टडी है सर, आज साइंस के कॉलम में आई थी, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए इसको, कहीं भी आप डाल सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज द टॉप cause of cancer related deaths in Indian women and is the most prevalent type of cancer in women। ब्रेस्ट कैंसर जो है सर, वो बेसिकली क्या होता है कि जो वुमेन है इंडिया में, सबसे ज्यादा डेथ जो उनकी होती है ब्रेस्ट कैंसर से ही होती है। और अबाउट 2 मिलियन न्यू केसेस जो थे आपके 2018 में डिटेक्ट हुए थे, ठीक है। अब है क्या, ये पढ़िए, ग्लूकोज एडिक्शन कैन फॉर्मेट ट्यूमर्स। जो ट्यूमर्स होते हैं ना, जो ट्यूमर्स होते हैं बेसिकली होता क्या है, ये पढ़िएगा। कैंसर मेटाबॉलिज्म हैज ऑफ्टन नोटेड दैट tumor cells are addicted to glucose. Once glucose enters the cell, it quickly get fed to pathways and utilized to multiply। ठीक है, जो ट्यूमर सेल होते हैं ना सर, जो ट्यूमर होते हैं हमारे, जो ट्यूमर्स होते हैं, ये ग्लूकोज को एकदम अट्रैक्ट करते हैं और एकदम मल्टीप्लाई होते हैं, एकदम मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। वेयर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो ग्लूकोज को जो है एज एन लाइक
एनर्जी प्रोडक्शन में काम काम करते हैं, मतलब जो हमारे नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये तो नॉर्मल हम जानते ही थे, पर स्टडी ने यहाँ पर ये प्रूव किया कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो है ग्लूकोज को जो है अट्रैक्ट करते हैं, उससे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। इससे जो है ब्रेस्ट कैंसर की जो चांसेस है वो बढ़ती है। ठीक है, इससे एक स्टडी है सर, तो इसको अगर आप चाहें तो इस पैराग्राफ को कहीं आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सर। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक मिनट दीजिएगा, हम ऑलरेडी कितना कर चुके हैं ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है सर, ठीक है, देखिए सर, ये न्यूज पक रही है, फार्म लॉस जो है पक रही है। मैंने एक सेशन भी लिया है फार्म लॉस पे, जो देखना चाहता है वो देख सकता है, मेरे इस चैनल पे रखा हुआ है। उसमें मैंने क्लास बोर्ड में ली थी, थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि कंटेंट या थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि थोड़ा सा जो उसकी जीबी है या जो उसका MP4 से आगे वो आप व्यू नहीं कर पाएंगे, पिक्सल एक्सल थोड़े कम है उसके, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव है या बहुत ही काम की है। ठीक है, तो जो मेरे भाई बेयर कर पाते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ना सर, देखिए हुआ क्या है, जो ये फार्म लॉज आए थे, ठीक है, जो जून 2020 में आए थे विदाउट द रिपोर्ट ऑफ हाई पावर्ड कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब नहीं ये सब छोड़िए सर, बेसिकली क्या है मैं आपको इसका पूरा सारा बता देता हूँ। ठीक है, हमेशा से ये बात चल रही थी, हमेशा से ये बात चल रही थी कि जितने फार्म लॉज आए हैं, क्या ये किसी हाई पावर्ड कमिटी की सजेशन को लेके आए थे, या इससे पहले चीफ मिनिस्टर, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को क्या हमने कॉन्फिडेंस में लिया था, या अचानक से हम सुबह उठे और हमने फार्म बिल्स लगा दिए कि भाई चलो आज एग्रीकल्चर को हम रिवोल्यूशनरी फेज में, हम एग्रीकल्चर में एक रिवोल्यूशन लाते हैं, या हमने ऐसा कर दिया, या हमने कुछ कमिटी बनाई थी। तो ये एक आरटीआई हमारे एक्टिविस्ट हैं अंजलि भारद्वाज जी, इन्होंने जो किया, इन्होंने एक आरटीआई डाली गई थी। उस आरटीआई में ये था, ठीक है, इनकी जो क्वेरी थी, ठीक है, वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अनाउंस किया था कि हम एक हाई पावर्ड कमिटी बनाएंगे चीफ मिनिस्टर्स की, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ठीक है, जिसके हेड थे हमारे देवेंद्र फडणवीस, जो कि उस टाइम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, ठीक है, ये इनका हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर ये एक्सपर्ट कमिटी थी तो मुझे उसकी जो रिपोर्ट है, इनकम रिपोर्ट है, जितनी भी माइन्यूट्स हैं, ठीक है, जो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। इन्होंने एक आरटीआई के मांगा। ठीक है, आरटीआई का रिस्पॉन्स यह आया, जो कि जनवरी 13 को, अराउंड 3-4 दिन पहले जो रिस्पॉन्स आया, नीति आयोग की जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है, उन्होंने कहा कि हाई पावर्ड कमिटी बनाई थी। ठीक है, हाई पावर्ड कमिटी बनाई थी ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दी 5th गवर्नर काउंसिल मीटिंग में जो हुआ था। ठीक है, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है, बट अभी वो रिपोर्ट 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में जो है अभी हमें वो पुट अप करनी है। आप समझे, मतलब उन्होंने, जो हमारे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करने से मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी ये रिपोर्ट जो है बना के 5th जो हमारी गवर्निंग काउंसिल थी, उन्होंने डिसाइड किया था, जो 5th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, उन्होंने डिसाइड किया था, और मोदी जी की के चेयरमैनशिप में डिसाइड हुआ था कि हम एक हाई पावर्ड कमिटी बनाएंगे जो कि एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेगा। ठीक है, अब जब अंजलि भारद्वाज जी ने इसकी डिटेल्स मांगी आरटीआई के थ्रू, तो जो हमारे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे नीति आयोग के, उन्होंने कहा कि ये कमिटी ने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, लेकिन अभी क्या हुआ है, 6th गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है अभी तक हुई नहीं है। जैसी वो मीटिंग होगी, ठीक है, हम जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर से जो यूनियन टेरिटरीज के, उन सबको हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, एंड देन हम आपको इसकी रिपोर्ट जो है पब्लिश कर सकते हैं। अब समझिए सर, जब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ही पब्लिश नहीं हो रही है, या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को अप्रेजल ही नहीं मिला है डिफरेंट डिफरेंट चीफ मिनिस्टर से, तो क्या ये है, क्या हम इसको ये कह सकते हैं, क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बिना ये बिल सामने रखे गए हैं? क्या हम ये कह सकते हैं सर? आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? रिपोर्ट तो बनी थी, रिपोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, फार्मर्स को लेकर या एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट तो बनी थी। उस रिपोर्ट को लेकिन अभी हमने 6th गवर्निंग काउंसिल के आगे पुट अप करना है, 6th गवर्निंग काउंसिल के अंदर आगे पुट अप करना है,
और जब वो पुटअप करेंगे तभी तो हम सारे स्टेट मिनिस्टर्स को या गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे। उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना, उस रिपोर्ट, हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट को हमने कंसिडर किए बिना हमने 3 फार्म बिल्स जो है सामने ले आए। तो इसे हम एक्ट ऑफ हेस्टीनेस कहेंगे या इसे हम क्या कहें सर? यही इस पूरी न्यूज में लिखा था। तो इस न्यूज को अभी आप पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है? इस न्यूज को आप पढ़ सकते हैं, इस पूरे सेक्शन में न्यूज लिखी हुई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। आएगा जो भी था मैंने आपको समझा दिया है कहानी के तौर पे। कि एक बार मैं दोबारा कहानी बता देता हूँ, जो मेरे भाई को नहीं समझ में आया वो एक बार दोबारा सुन लीजिए। हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट थी अंजलि भारद्वाज जी, उन्होंने कहा था कि जो मोदी जी ने 2019 में जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कस करने वाली थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देवेंद्र फडणवीस, उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट है मुझे बताइए, उस कमेटी की रिपोर्ट मुझे सबमिट कीजिए, ठीक है? लेकिन हमारे जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि मैं कि मैम और सर, जो रिपोर्ट हमने बनाई थी रिपोर्ट तो ऑलरेडी सबमिट, रिपोर्ट तो ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन अभी 6 मीटिंग नहीं हुई है गवर्निंग काउंसिल की। जैसे ही गवर्निंग काउंसिल की 6 मीटिंग होगी तब जाके हम जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनसे अप्रेजल लेंगे, यानी उनको हम सबको कॉन्फिडेंस में लेके आएंगे, चीफ मिनिस्टर्स को प्लस गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज को हम कॉन्फिडेंस में लेके आएंगे, एंड देन ये रिपोर्ट हम आपको पब्लिश कर पाएंगे। तो आप खुद समझिए सर, जब ये रिपोर्ट को हमने कंसिडर ही नहीं किया है तो बिना किसी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को कंसिडर करे बिना हम 3 फार्म बिल्स पार्लियामेंट में लेके आए हैं, जो कि एकदम हमारे एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन लाए हैं, और इसका परिणाम क्या हो रहा है ये आप खुद देख रहे हैं सर, ठीक है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ नहीं है सर, ये आप पढ़ लीजिएगा सर, ऐसा कुछ खास न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। सीआरपीएफ की एक रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट है। बेसिकली सीआरपीएफ की जो है रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट है, जो कि आपकी भद्रावती में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट आपका आता है कर्नाटक में, जहाँ पर आपके आयरन बहुत मिलता है। इफ इनकेस कोई हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बच्चा हो तो जानता होगा कि वहाँ पर आयरन बहुत मिलता है। तो उस वहाँ पर जो है इन्होंने जो है एक रैपिड एक्शन फोर्स का जो है गठन किया हुआ है सीआरपीएफ का, जिससे कि नियर बाय स्टेट में जब भी कुछ ऐसा कुछ मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसको डील करना हो तो ये डील वहां पर कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है? इसके अलावा एक थोड़ी सी चीज और मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके काम आ सकती है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, शायद कुछ इशू आ गया है। एक मिनट दीजिएगा। तो मैं उसकी बात कर रहा था, रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर रहा था, जो कि हमने भद्रावती में हमने लाए हैं, ठीक है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये सीआरपीएफ है, जितनी भी सेंट्रल फोर्सेज आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो अमित शाह ने इनका जो है उद्घाटन वहां पर किया हुआ है, ठीक है? तो बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं सर, ये आप देख सकते हैं। बाकी एक अच्छी न्यूज इसमें ये थी, आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो है इन्होंने एक इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ठीक है? ये आप ऐसे याद कर लीजिए सर कि एक इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है इंडिया में, और ये ऐसी फर्स्ट यूनिवर्सिटीज है इन दी वर्ल्ड जो कि वर्क कर रही हैं। और इन्होंने स्टेट्स से अर्ज किया है कि आप ऐसे कॉलेज खोलिए जो कि इस यूनिवर्सिटीज में एफिलेटेड हो जाए, इस यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है एफिलेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है? आप बीटेक कर रहे हैं, जैसे हम बात कर लेता हूँ उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि जितने भी बीटेक कॉलेजेस हैं वो उसके थ्रू जो है कनेक्टेड है, एफिलिएटेड है, तो उनकी डिग्री जो है वो वहां से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी स्कूल्स हैं वो जो है एफिलिएटेड है, कहाँ से? सीबीएसई से, ठीक है? कुछ जो है आईसीआईसी बोर्ड से एफिलिएटेड है। वैसे ही इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी है, और ये स्टेट्स अर्ज कर रहे हैं कि आप लोग जो है ऐसे कॉलेजेस खोलिए जो इनके थ्रू जो है कनेक्ट हो जाए, ठीक है? ऐसा जी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, अगर कुछ इसमें से आप याद कर सकते हो ये कर लीजिए कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है इसकी एक यूनिट हमने भद्रावती में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में लाए हैं सीआरपीएफ की, ठीक? चलिए, ये एक न्यूज है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक इन पंजाब वेटलैंड में। पंजाब, पहले तो सर मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, ठीक है? पंजाब में मुझे कौन बता सकता है कि कितने वेटलैंड है और वेटलैंड होते क्या है?
सर वेटलैंड कुछ भी नहीं होते, ठीक है, एक ऐसा इलाका, ठीक है, एक ऐसा इलाका जिसको कंजर्व करने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्पीसीज रहते हैं, माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं, और जो स्पीशीज वहां रहते हैं वो एंडेंजर्ड है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं सर, देखिए वेटलैंड क्या है। पहले तो है सर वेटलैंड क्या है, एक ऐसा इलाका जो कि वाटर से कवर है, एक ऐसा इलाका जो कि वाटर से कवर है, ठीक है। इसको हम वेटलैंड क्यों कहते हैं? इसको हम वेटलैंड इसलिए कहते हैं सर, क्योंकि वो जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी वहां जीव पाए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या बहुत ही मतलब कह सकते हैं एंडेंजर्ड है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुत सारे जीव जो है माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम इस वेटलैंड को बचाएं, कि ये वेटलैंड है बहुत वल्नरेबल है, इसको हम बचाएं। वैसे ही यहाँ क्या देखा गया है सर, कि विंटर माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं आपकी कौन से हरी के वेटलैंड में, वो आना शुरू कर गई हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कैचिंग पढ़ूंगा, पंजाब में मैं आपको 5 वेटलैंड बताऊंगा, उसकी डिस्ट्रिक्ट आप खुद लिखेंगे, तो बात बनेगी सर, ठीक है। तो 5 वेटलैंड जो मैं पंजाब में आपको बताने जा रहा हूँ सर, समझ लीजिए ये पंजाब है, मैं आप ऐसा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो इस साइड में मान लेता हूँ सर, ये है आपका नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहला आपका ये है। दूसरा है आपका रोपर वेटलैंड, ठीक है। तीसरा है आपका किश्तोपुर मियामी, ठीक है। किश्तोपुर KESHOPUR केशोपुर मियामी, केशोपुर मियामी, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर वेटलैंड, ठीक है। एक है आपका बीच में कंजली, ठीक है। एक आपका यहां पर है बियास कंजर्वेशन सेंटर, और एक आपका यहां पर है हरिके, जिसमें कि ये बर्ड आई है, ठीक है। तो इस न्यूज से आपने क्या समझा? वेटलैंड सर क्या होते हैं? एक ऐसा एरिया जो वाटर से कवर होता है, ठीक है। और इसका हम जो है संरक्षण इसलिए करते हैं, इसको प्रोटेक्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, और बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज जो है यहाँ पर आती है, और जो स्पीशीज यहाँ पर रहती हैं वो एंडेंजर्ड होती है, ठीक है। अब बाकी रामसर कन्वेंशन क्या है ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा, ठीक है। बाकी हमने पढ़ा पंजाब में जो है 5 वेटलैंड है। पहला है केशोपुर मियामी, दूसरा है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है रोपर, चौथा है कंजली, पांचवा है हरिके, छठा है बियास कंजर्वेशन। और हरिके में ही यहाँ बात कर रहे हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड है यहाँ देखी गई है। एक बार आप ये न्यूज से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। एक ये न्यूज है सर, ठीक है। अभी हमारे पास कितना बचा है सर? ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है सर, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, एक न्यूज हमारे पास ये भी है। ये न्यूज क्या है सर, कि गुजरात रिवर्स रिमेन हाईली पॉल्यूटेड। ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है सर, ठीक है। ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। कि अभी समझिए सर, अभी ही हम देखते आए हैं कि जैसे जैसे हमने हमारे इन्वायरमेंट में, देखिए कोविड-19 का एग्जाम्पल लेते हैं सर। देखिए कोविड में क्या हुआ सर, कोविड से हमें सर 2 चीजें पता लग गई सर। क्या पता लग गया सर कोविड से हमें? कि जो बीमारी है ना सर, उसे बाउंड्री नहीं दिखती, पहली चीज। और ऐसा नहीं है कि बीमारी जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल तक ही सीमित रहेगी। बीमारी जो है पूरे ह्यूमन का एक्सटेंशन का कॉज भी हो सकती है सर, ये हमें कोविड से पता लगा है। और जैसा इनिशियल इंक्वायरीज कह रही है कि ये एनिमल से आया है, तो जैसे हम लोग हैं, हम एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को जो है हार्म कर रहे हैं, उसी से हम पे बीमारी आई है। तो इससे एटलीस्ट हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट जो है हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। हमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी हटाना चाहिए, प्लस जितनी भी रिवर्स हमारे आसपास बह रही है उनको हमें साफ रखना चाहिए, ठीक है। ये एक एज सच हमें एक सीख देता है, और ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ ये बता रहे हैं कि गुजरात की रिवर जो है हाईली पॉल्यूटेड है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात जो है इट रैंक 4 अमंग दी टॉप 5 स्टेट्स विद हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स, ठीक है सर। गुजरात की 4 रैंक है अमंग द टॉप 5 स्टेट्स, इनकी रिवर जो है बहुत ही पॉल्यूटेड है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है इसमें स्टेप लेने चाहिए। गुजरात नो डाउट हमारी वन ऑफ दी डेवलपिंग स्टेट्स है इंडिया का, जो बहुत डेवलप कर रहा है। तो साथ ही साथ हमें अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो जिसको इसमें एक्शन लेना चाहिए,
ठीक है। बाकी एक इसमें वर्ड है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा सर, वो है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा ये है क्या। मैं सिंपल ये बताऊंगा आपको डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या को हम कहते हैं हेल्थ ऑफ वाटर। ठीक है, मानिए ये पानी है, यहाँ फिशेज है। अब मैं सर मुझे फिशेज की तो डायग्राम इतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन फिर ही बना देता हूँ सर, उम्मीद करिए फिशेज ही हैं। ठीक है, कोई हंसेगा नहीं, ये फिशेज ही हैं, थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं, एडिशनल फिशेज को नई फिशेज आई हैं। तो मानिए ये ऊपर बहुत सारा डर्ट है, डर्ट है, डर्ट है। ठीक है, तो एक वाटर में एक ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए सर, जिसमें कि ये हमारे फिशेज जो है ये ब्रीथ कर पाए या रह पाए, लिव रह मतलब रह पाए या ब्रीथ कर पाए, एक ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। और जो कि हमें कहा गया है, जो कि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 6 to 8 mg/L। वो होना चाहिए आपका 6 to 8 mg/L। वो होना चाहिए कितना, 6 to 8 mg/L। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया है, ये इतना कचरा ऊपर कर दिया है, ना कि सनलाइट जा पा रही है ना कुछ जा पा रहा है, तो इसका ऑक्सीजन लेवल जो है 2 पॉइंट कितना दिया है सर, ये 2.9। इसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 2.9 से भी नीचे आ गया है। आप समझिए, mg/L, 6 से 8 mg/L का क्राइटेरिया से ब्रैकेट सेटअप किया है और वो आ गया 2.9 से भी नीचे, तो है ना बड़ी दिक्कत वाली बात। और ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली गार्बेज है, या इन शॉर्ट है कचरा, जो कहाँ से आ रहा है, हम लोग फेंक रहे हैं, इंडस्ट्रीज से आ रहा है, पोल्यूटेड मटेरियल है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, जो हमारी जो वाटर की वाइल्ड लाइफ है, जो वाटर की हमारे ऑर्गेनिजम्स है, वो मरेंगे सर। ठीक है, और कहीं ना कहीं पूरी जो वाटर का जो पूरा आपका कह सकते हैं फूड चेन, या जो वाटर की पूरी लिविंग चेन है, वो पूरी की पूरी जो क्या है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर इस न्यूज से आपको कुछ कैच करना है सर, तो आप यही समझिए, पहले तो कुछ रिवर्स आप देख लीजिए कि ये साबरमती रिवर जो है बहुत पोल्यूटेड रिवर है, ये इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और महिसागर रिवर, 2 रिवर दी हुई है। बाकी देखिए इस न्यूज में जो आपको कैच करना है वो ये करना है कि सर गुजरात की रिवर जो है वो हाईली पॉल्यूटेड है। गुजरात जो है रिवर जो है वो 4th नंबर की जो है बहुत पॉल्यूटेड रिवर्स है। ठीक है, और इसमें जो है गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आगे आना चाहिए और कुछ स्टेप्स जो है उठाने चाहिए। कार्बन डिजोल्व ऑक्सीजन का एक कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि पानी की हेल्थ कैसी है, तो एक ऑक्सीजन लेवल जो है पानी में स्थायी होना चाहिए कि इतना ऑक्सीजन पानी में होना चाहिए, जो कि 6 to 8 मिलीग्राम पर लीटर हम कहते हैं। लेकिन वो कम होके आ गया है 2.9 से भी कम। तो समझिए अगर इतना कम ऑक्सीजन लेवल हमारे पानी में रहा, तो उससे पानी की जो जैव विविधता है उसमें क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें अफेक्ट आएगा, और कहीं ना कहीं पूरी फूड चेन जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट को एक्टिवली आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि पोल्यूशन को कैसे रोका जाए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये केरला का नोटिस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। ठीक है, ये एक स्टेट न्यूज हो गई तो इसमें ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, अब एक ये आपका है कि सस्टेन्ड फाइट अगेंस्ट ट्रांस फैट्स। अभी एक हाल ही में सर ये बस हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी देखिए ट्रांस फैट क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखिए ट्रांस फैट क्या होता है ना, ट्रांस फैट से हमारे इसमें कुछ हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम क्या आती है ट्रांस फैट से। हार्ट अटैक की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फंक्शन ऑफ इंसुलिन कम हो जाता है, और देखिए फैट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी दिक्कतें हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है इसकी। और वहीं जो फूड हम अवॉइड करते हैं सर, जो हमें फूड जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या, फ्राइड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, बेक्ड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, और रेफ्रिजरेटेड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिफिशियल ट्रांस फैट कहते हैं सर, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए। तो अभी बीच में एक करंट अफेयर में आपने न्यूज पढ़ी होगी, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा था, ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा। इसमें गवर्नमेंट ने दिसंबर 29 को कहा था, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया reduce the permissible limit of trans fatty acid in oil and fats to 3% for 2021 and 2% for 2022। पहले क्या था, वो 5% था। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि 2% जो है 2022 तो हमें रिड्यूस कर दिया है। चलिए ठीक है, और WHO के हिसाब से क्या है, इसने कहा है कि ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड
ट्रांस फैटी एसिड जो होना चाहिए 2020 तक जो है पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो आई गेस ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। ट्रांस फैटी एसिड जो है आपके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और गवर्नमेंट ने 2022 तक जो है डेडलाइन अभी तक सेट की है जो कि 2% है। इससे पहले जो तो आपका टारगेट था वो 5% था। इसको रिवाइज हमने किया है 29 दिसंबर 2020 को। रिवाइज किसने किया है? FSSAI, जो हमारी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए सर आज की लास्ट न्यूज। ऐसी न्यूज कभी कभी पूछ लेते हैं सर, क्यों? क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज है ना, युगांडा, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें कोई ध्यान नहीं देता। ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें कोई ध्यान नहीं देता और यही क्वेश्चन यूपीएससी उठाता है। समझिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि योवेरी मुसीविनी, if I'm not, I'm really sorry if in case I'm not able to pronounce this properly, that योवेरी मुसीवेनी जो है आपके युगांडा के 6 टर्म में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, पिछले इनका 6 ईयर टर्म है। ठीक है, इनका 6 ईयर टर्म है और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे दिख नहीं रही है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी देख लेता हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है सर, इनका 35 ईयर रूल ऑलरेडी हो चुका है। 1986 में ये इलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो आप समझिए कितना बड़ा रूल इनका हो चुका है। 1986 में ये इलेक्ट हुए थे और युगांडा में ये दोबारा इलेक्ट हो गए हैं, योवेरी मुसीवेनी। ठीक है, अब इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लोकेशन क्या है सर, ये देखिए। अब रखिए BRU, ब्रू एक ट्राइब भी होती है हमारे वहां। तो 3 कंट्रीज है सर, ब्रूंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक है, ये देखिए लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया को 3 कंट्री जो है वो घेरती है, एक है यू, एक है के, एक है टी। एक है युगांडा, एक है केनिया, एक है टंजानिया। ये आप देख सकते हैं, टंजानिया, केनिया, युगांडा। ठीक है, युगांडा की कैपिटल क्या होता है सर? कंपाला। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है इसमें, इससे आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझिए सर, जितनी मैंने न्यूज उठाई है वो मैंने आपकी पूरी हिंदू एडिशन दिल्ली से उठाई है। तो अगर आप हिंदू एडिशन दिल्ली उठाते हैं तो ये सारी की सारी न्यूज आपको वहां पर मिल जाएगी। एंड आई होप ये पूरा सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, अभी के लिए सर थैंक यू। बाकी जो भी मेरे चैनल की शॉर्ट कमिंग्स है मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे उनको दूर कर दूँ। ठीक है, चलिए सर, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट।